सर, कोयला घोटाले में अब तक की जांच में क्या कुछ राजनेताओं के नाम भी सामने आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में अब अभी और कितने मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? इसमें हम पहले तो 140 कंपनीज को देख रहे थे, अब हमको शायद और भी पीछे जाने का सीवीसी ने बोला है कि आप शायद 93 तक चले जाइए, तो अभी 50-60 और कंपनीज भी होंगी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है, इसमें सारी कंपनीज के रिकॉर्ड्स देखने हैं, उनके डायरेक्टर्स को एग्जामिन करना है, तभी हम लोग निर्णय पर पहुंच पाएंगे। पर मैं ज़रूर समझता हूं कि इसमें कुछ और अभी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। एयरसेल एक्सिस घोटाले में दयानिधि मारन का नाम भी उछला और फिर आप लोगों ने उसके इन्वेस्टिगेशन भी किया। इस घोटाले में दयानिधि मारन के खिलाफ कब तक आरोप पत्र दायर हो जाएगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड केस है। हम सुप्रीम कोर्ट को भी बराबर बता रहे हैं कि इसमें एक लेटर रोगेटरी हमने मलेशिया को भेजी है, जिसको हम काफ़ी परस्यू कर रहे हैं, और मलेशियन अथॉरिटीज़ ने बोला कि हम आपको फुल्ली इसमें कॉपरेशन देंगे। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से वो लेटर रोगेटरी आएगी, उसी लेटर रोगेटरी के बेसिस पर ये केस फाइनल होएगा। आपने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण केसेस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, 2G, बालकृष्ण और आदर्श। इन सारे केसेस में आपको सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा लगा जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आई इन्वेस्टिगेशन में? मैं आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट मैं 2G को ही बोलूँगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम एक मॉनिटरिंग कमेटी सीबीआई पर बिठा देंगे। तो एक हमारे ऊपर चुनौती थी कि हम ये सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें कि हम इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। और हमने जो भी टाइमलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे, हमने उनको मेंटेन करा, और हम सब 4 महीने के अंदर पहली चार्जशीट हम लोग ने इसमें फाइल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट हो या आम आदमी हो, हर आदमी का विश्वास सीबीआई पर है, लेकिन सीबीआई खुद किन समस्याओं से जूझ रही है और आपने इन समस्याओं को किस हद तक दूर करने का प्रयास किया है? मैंने कुछ मेजर्स तो लिए, पर जो डायरेक्टर को करना चाहिए, मैं समझता हूँ मैं उसमें थोड़ा सा फेल कर गया, क्योंकि हमारे पास इतने स्कैम्स थे कि हम लोग एक स्कैम से दूसरे स्कैम में जाते रहे, तो हम इतना अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और वेलफेयर मेजर्स हैं। पर उसके बावजूद भी हमने अपनी ट्रेनिंग एकेडमी को स्ट्रेंथन कराया, उसमें 15 एकड़ ज़मीन दिलवाई। हमने अपने हाउसिंग के लिए 7 एकड़ मैदानगिरी में लिए, जिसमें 500 सीबीआई के घर बनेंगे। हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है उसको 15% डेप्यूटेशन अलाउंस दिलवाया। तो हम लोग ने जितना भी हम इस छोटे समय में कर पाए, हमने काफ़ी कोशिश करी। हमने जो हमारी वैकेंसीज थी 20% से 12% कर दी, और आगे वो और भी कम होंगी। तो कोशिश करी, पर जो ये आप बोलिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कि मैं समझता हूँ कि मेरे को समय मिला नहीं ये सब को ध्यान देने के लिए। एनआरएचएम घोटाले में जो गिरफ्तार विधायक आरपी जायसवाल, उसने एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया, इसमें कई लोगों के नाम, नवनीत सहगल का नाम है और भी तमाम कई बड़े लोगों के नाम है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इसमें कहाँ तक पहुंची है? ये तो अभी अनुसंधान जारी है, इसलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा। अभी आप इंटरपोल की मीटिंग में गए थे और वहाँ पर आपने दाऊद के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ एक दूसरा अलग तरह का नोटिस जारी करने के लिए भी रिक्वेस्ट की थी। वो क्या मामला है? वो क्या? नहीं, अभी क्या है कि सारे क्राइम एक किस्म के नोटिस होते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस जो बोलते हैं, रेड नोटिस एक्चुअली। तो हमारा था कि टेररिस्ट क्राइम्स के लिए, क्योंकि इसको प्रायोरिटी दी जाए, तो इसका एक और नोटिस अलग से हो, पर्पल नोटिस हो या कोई और नाम कलर का एक नोटिस हो, जिससे कि इमीडिएटली पता चल जाए कि ये टेररिस्ट है, और ताकि सभी लोग इसमें इमीडिएटली एक्शन लें। ये हमारा सजेशन था। अब देखिए, इंटरपोल को डिसाइड करना है इसमें। आपने तमाम केसों को अंजाम दिया। वो ए राजा आदर्श, क्या लगता है कि सीबीआई के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि 2G हो, आदर्श हो या CWG, इन मामलों में इन लोगों को कोर्ट में भी सजा हो जाएगी? हमारी इन्वेस्टिगेशन आप सीबीआई के जानते ही हैं कि काफ़ी डिटेल होती हैं, काफ़ी सोच समझ के हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो मैं ज़रूर समझता हूं कि इनमें सही फैसले होंगे कोर्ट में। सर, आखिरी सवाल है कि ये कहा जाता है कि सीबीआई सरकार की कठपुतली के तौर पर काम करती है और ऐसे आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों में सच्चाई कितनी है और क्या सीबीआई को सरकार के नियंत्रण से हटाकर इंडिपेंडेंट एजेंसी बना देना चाहिए? देखिए, मैं ये बराबर बतलाता हूँ कि सीबीआई जो है, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, ये किसी के अंडर नहीं आती है। सिर्फ ट्रायल कोर्ट को रिपोर्ट करती है, और यदि मॉनिटरिंग है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिपोर्ट करती है। बाकी ये किसी को नहीं करती है। और हमारे जो आईओज़ हैं वो बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं,
और जो डायरेक्टर है उसका काम है कि वो देखे कि इन लोगों पर भी किसी किस्म का प्रभाव या प्रेशर नहीं आए। और ये मैं सोचता हूँ मैंने अपने कार्यकाल में इंश्योर करने की कोशिश कर रहा कि हमारे सबॉर्डिनेट्स को किसी तरीके की किसी किस्म की प्रेशर नहीं आए। और ये बात आप देख सकते हैं कि जो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं हर केस में, 2G में भी आपने पढ़ा होगा कि वेरियस लेवल्स में तो ये आपको प्रूव करता है कि कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि न प्रेशर होता तो सब एक ही चीज़ लिखते। तो सब लोग लिखते हैं जो वो सही सोचते हैं और उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रेशर हमारे के इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। सर, इंडिपेंडेंट एजेंसी बना देना चाहिए या नहीं? इंडिपेंडेंट एजेंसी अच्छी बात होगी, पर मैं भी सरकार की मजबूरियां समझता हूँ। बहुत सारे हमारे केसेस होते हैं जो बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं। आप तो सिर्फ करप्शन की बात कर रहे हैं, बट सीबीआई सिर्फ करप्शन नहीं करती और केसेस भी करती है। कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस हैं जिसमें सरकार को ब्रीफ रखना ज़रूरी होता है। तो सरकार का भी रोल है, ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल सरकार को छोड़ दें। आफ्टर ऑल यही एक सेंट्रल एजेंसी है जो सरकार के पास है। साफ तौर पर सीबीआई निदेशक का मानना है कि सीबीआई कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करती और सीबीआई अपना काम निष्पक्ष तौर पर करती है। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।